हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, हमने ऐलान जंग सीरीज शुरू की है जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम फिजिक्स का लाइट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और उसमें एक दो टॉपिक बचा हुआ है जो आज हम ख़त्म करेंगे। तो उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पिछली वीडियोज़ का। और ये क्विक रिवीजन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी ये टॉपिक खत्म होने के बाद टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं MCQ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्विक रिवीजन लेते हैं और जो बचे हुए टॉपिक हैं हमारे वो खत्म कर लेंगे आज ही इसी वीडियो में। ओके दोस्तों, चलिए देखिए लाइट हमने शुरू किया हुआ था। लाइट में मैंने बताया कि लाइट जो प्रकाश है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है और वो द्वैत प्रकृति रखती है। डबल नेचर इसकी होती है, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। ठीक है, ये एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है और ठोस में सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश समुद्र में 200 मीटर गहराई तक जा सकता है, केवल इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि द्रव में जो प्रकाश की चाल होती है वो कम हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ निर्वात। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन हमने देखा था। परावर्तन क्या था? परावर्तन का मतलब होता है टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना। प्रकाश की किरण का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और परावर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु का दिखाई देना वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है, क्योंकि वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है और वस्तुएं हमें दिखाई देती है। जिस भी कलर की वस्तुएं होती हैं वो उसी कलर में हमें इसलिए दिखाई देती हैं। और क्योंकि ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता तो ब्लैक होल हमें काला इसलिए दिखाई देता है, वो सारे के सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा था कि अगर हम एक चिकनी सतह या कोई दर्पण लेते हैं तो उस पर अगर कोई आपतित किरण डाली जाती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जो परावर्तित किरण के रूप में लौटती है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इस तल के लंबवत कोई अभिलंब खींचते हैं 90 डिग्री पर, तो वहां से जो आपतित किरण के बीच कोण बनता है आपतन कोण होता है और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण होता है। और ये दोनों आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोण हमेशा अभिलंब से नापे जाते हैं, ना कि सतह से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमने देखा था परावर्तन के नियम। ये मैंने बता दिया आपको कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, ये दूसरा नियम था। ठीक है, फिर मैंने बताया कि परावर्तन के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है और दर्पण दो तरह के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं, ये एक बड़े गोले, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण एक बड़े गोले के कटे हुए हिस्से होते हैं जिनके एक भाग पर पेंट किया जाता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट या कली की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड से हमेशा हमें किरणें डालनी है और राइट साइड में हमें पेंट करना है, किसी भी दर्पण में राइट साइड में पेंट करना है। जिसके उभरे हुए हिस्से पर पेंट होता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण अभिसारी प्रकृति का होता है, किरणों को फोकस करता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण जिसके दबे हुए हिस्से पर पेंट होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, और ये अपसारी प्रकृति का होता है, किरणों को फैलाने का काम करता है। ठीक है, ये छोटी वस्तु को बड़ा दिखाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण बड़ी वस्तु को छोटा दिखाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अगर हम दर्पण लेते हैं कोई, तो दर्पण के लेफ्ट साइड में सारी की सारी दूरियां, किसी भी दर्पण के लेफ्ट साइड में सारी की सारी दूरियां नेगेटिव होती हैं और राइट साइड में सारी की सारी दूरियां पॉजिटिव होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी f होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये दोनों दूरियां कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं, क्योंकि ये दोनों अवतल दर्पण में लेफ्ट साइड में होती हैं। और उत्तल दर्पण में ये दोनों दूरियां कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि ये दोनों उत्तल दर्पण में राइट साइड में होती हैं। ठीक है, फिर हमने इनके उपयोग देखे थे, क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति के अकॉर्डिंग ही हमें इनके उपयोग देखने हैं, हमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो अवतल दर्पण में हमने देखा था कि अवतल दर्पण छोटी वस्तु को बड़ी दिखाता है। तो आंख नाक कान का जो डॉक्टर होता है या दाढ़ी बनाने वाला जो हजामती होता है वो इस दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, और क्योंकि इसकी प्रकृति अभिसारी होती है, ये किरणों को एक जगह फोकस करता है, तो इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है,
टॉर्च या गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है, एक जगह फोकस करने के लिए, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो उत्तल दर्पण बड़ी वस्तु को क्या दिखाता है, छोटा दिखाता है, और स्ट्रेट लाइट में सॉरी बड़ी वस्तु को छोटा दिखाता है तो गाड़ियों के साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और क्योंकि ये अपसारी प्रकृति का होता है, किरणों को फैलाता है तो ज़्यादा एरिया कवर करता है, इसलिए स्ट्रेट लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर हमने देखा था कि अगर हमें प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 बटे थीटा। थीटा वो कोण होगा जो अभिलंब से झुका हुआ, जितना झुका हुआ कोई वस्तु रखी होगी, ठीक है, वो थीटा कोण होगा। और अगर इसकी वैल्यू हमारी सम आती है या इवन नंबर आती है कोई, तो उसमें से हम 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात हमने की थी कि वस्तु दर्पण से x मीटर की दूरी पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब उतनी ही गहराई में, x मीटर गहराई में हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर वस्तु v की चाल से दर्पण की ओर बढ़ रही है तो उसका प्रतिबिंब की चाल हमें 2v होती है, दुगनी दिखाई देती है। ठीक है। और अगर थीटा कोण वस्तु को दर्पण के सामने थीटा कोण झुकाने पर प्रतिबिंब 2 थीटा झुक जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमने देखा था परिदर्शी यंत्र। परिदर्शी यंत्र क्या होता है, जो पनडुब्बियों में बाहर सतह पर देखने के काम आता है। इसमें दो समतल दर्पण 45 के कोण पर झुके हुए लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन होता है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से जब कोई किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक माध्यम, ये इन दोनों के माध्यम की सतह है। एक माध्यम हमने ले लिया है सघन माध्यम और एक माध्यम हमने ले लिया है यहाँ पर विरल माध्यम। ठीक है, तो ये हमने अभिलंब खींच लिया है। आपतित किरण जब कोई आई और यहाँ से टकराई, इस सतह से टकराती है तो वो थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित होकर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है, उसे जाना ऐसे चाहिए था इस लाइन से, लेकिन ये इस तरफ मुड़ जाती है। तो अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर हमने अपवर्तन के नियम देखे थे। अपवर्तन के नियम क्या थे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ठीक है, एक ही समतल पर मिलते हैं। दूसरा नियम हमने देखा था जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, वो क्या है कि आपतन कोण की जया साइन आई व अपवर्तन कोण की जया साइन आर, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जो क्या होता है, म्यू होता है। यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, एक नियतांक होता है हमेशा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने लेंस अपवर्तन के उदाहरण देखते हैं। अपवर्तन के उदाहरण क्या हैं कि अगर कोई पानी में पड़ी हुई लकड़ी है तो वो हमें बाहर से तिरछी दिखाई देती है, ये अपवर्तन के कारण होता है। रात्रि में तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन के कारण होता है। और कांच के गिलास में पड़ा हुआ सिक्का पानी के तल से थोड़ा ऊपर दिखाई देना, ये सब क्या है, अपवर्तन के ही उदाहरण हैं। और ये इंपॉर्टेंट हैं, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, लेंस देख लेते हैं। लेंस क्या होता है लेंस दो तरह के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है, ये किरणों को एक जगह पर फोकस करने का काम करता है। ठीक है, ये बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो ये बीच से पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है और ये किरणों को फैलाने का काम करता है, अपसारी प्रकृति का होता है। ठीक है दोस्तों, इतना हमने देखा था। फिर हमने लेंस की क्षमता के बारे में बात करी थी। लेंस की क्षमता पावर P बराबर क्या होती है, 100/f होती है। ठीक है, और 100 ये सेंटीमीटर में नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, और मैं इसका लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, D डायोप्टर होता है। ये शायद मैं क्लास में बताना भूल गया था, इसका क्षमता का मात्रक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, डायोप्टर बोलते हैं, डायोप्टर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। लेंस के सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो 1/f = 1/v - 1/u। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होती है, v/u। ठीक है, v अभी मैंने बताया प्रतिबिंब की दूरी और u क्या होता है, u होता है वस्तु की दूरी।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिबिंब का बनना, दर्पण के प्रतिबिंब का बनना, सॉरी हमने ये दर्पण के प्रतिबिंब हैं। तो अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति क्या होगी तो उस पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो कोई भी प्रतिबिंब बनने के लिए क्या जरूरी है कि उस वस्तु से हमें किरणें डालनी होती हैं और वो किरणें परावर्तित होने के बाद जहाँ पर मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा था कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, अनंत पर यहाँ रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। राइट साइड में, दर्पण के राइट साइड में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे के सारे वास्तविक होंगे। ठीक है, फिर अगर हम वस्तु को अनंत अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ बनता है। ठीक है, यानी कि एक कदम हम चले तो एक कदम प्रतिबिंब भी दूसरी साइड खिसका और ये वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हम वस्तु को यहाँ रख देते हैं वक्रता केंद्र पर तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के समान होगा। ठीक है दोस्तों, उल्टा होगा, वस्तु के समान होगा, वास्तविक होगा। फिर अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि अगर वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, यहाँ फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। लेकिन इससे आगे अगर हम जाते हैं, वस्तु को अगर हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसी साइड में बड़ा बन जाता है और सीधा बनता है, आभासी होता है, क्योंकि वो राइट साइड में चला गया तो आभासी होता है। ये सारे के सारे हमने यहाँ बताए हैं आपको, यही है पूरा का पूरा चार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। उत्तल दर्पण में स्थिति हमें केवल दो याद रखनी है कि अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, आभासी होता है, सीधा होता है और बिंदु मात्र मतलब बिल्कुल छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ हम अनंत पर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर यहाँ बनेगा, छोटा सा बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में, सॉरी अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी वस्तु रखी हुई है, अनंत से लेके यहाँ तक कहीं भी वस्तु रखी हुई है तो ध्रुव और उसके फोकस के बीच में उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, देखिए जब अपवर्तन की घटना होती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय किरणें अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ठीक है, किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है तो वह आपतन कोण जिस पर दूर हटते हुए अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाता है वो क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, ये हमने देखा था, क्रांतिक कोण C होता है। लेकिन अगर C से ज़्यादा आपतन कोण होता है तो वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्योंकि उसमें उस स्थिति में किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा था कि ये किरण अगर आती है ये इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी अगर इसका मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हुआ तो। ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। इसके उदाहरण हमने देखे थे कि हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना और गर्मियों में जो सड़कें होती हैं, सड़कों पर दूर पानी दिखाई देना, लेकिन जब हम पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता है। ठीक है, ये भ्रम हो जाना मरीचिका कहलाता है। ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, पानी में हवा का बुलबुला दिखाई देना, ये सारी चीज़ें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, एक यंत्र की बात कर लेते हैं, प्रकाशीय तंतु एक यंत्र होता है, ऑप्टिकल फाइबर जिसे बोलते हैं, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ कल का रिवीजन, क्विक रिवीजन हमने ले लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आज का टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है, वर्ण विक्षेपण के बारे में हम बात करेंगे। डिस्पर्शन बोलते हैं इसको, डिस्पर्जन। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। देखिए, पहले हम वर्ण विक्षेपण से पहले वर्ण के बारे में या रंगों के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी वस्तु का रंग, कोई भी रंग दिखाई देना उसके परावर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, कि वो अगर कोई लाल रंग की वस्तु है, हमें लाल दिखाई दे रही है तो वो लाल रंग को परावर्तित कर देती है और परावर्तित करने के बाद वो हमारी आंखों में चला जाता है, जिससे वो हमें लाल वस्तु दिखाई देती है। या कोई हरी वस्तु है, ग्रीन कलर की वस्तु है तो वो ग्रीन कलर को परावर्तित करती है। जिस भी कलर की वस्तु होगी उसके कलर का दिखाई देना हमें किस पर डिपेंड करता है कि वो किस कलर को परावर्तित करता है।
ठीक है दोस्तों। काली वस्तु सारे रंगों को अवशोषित कर देती है और सफ़ेद वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। ठीक है, इसलिए काली वस्तु, गर्मियों में काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा रंगों के बारे में। रंग क्या होते हैं देखो। प्राथमिक रंग होते हैं 3 RGB, ये रेड, ग्रीन एंड ब्लू, लाल, हरा और नीला। ठीक है, इनसे मिलकर 2 प्राथमिक रंगों से मिलकर द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं। द्वितीयक रंग ये है। ठीक है, तो रेड और ग्रीन को मिलाकर येलो बनेगा, रेड और ब्लू को मिलाकर मैजेंडा बनेगा और ग्रीन और ब्लू को मिलाकर साइन कलर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक देखा था, एक ये देखिए एक ट्रायंगल होता है, इसे इस ट्रायंगल से याद रखेंगे हम कि प्राइमरी कलर जो हैं वो सारे के सारे इसके कॉर्नर पे रखे हुए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, क्रम भी यही रखना है, ऊपर रेड, ये लेफ्ट में ग्रीन और राइट में ब्लू रखना है। ठीक है, और ये वाला क्रम Y, M और C, यानी कि रेड और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा कलर बनता है, येलो बनता है। ग्रीन और ब्लू को मिलाने पर कौन सा कलर बनता है, साइन कलर बनता है। साइन कलर ये आसमानी सा कलर होता है थोड़ा। ठीक है, और मैजेंडा कलर जो होता है थोड़ा पिंक कलर सा होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा ब्लू कलर थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, पिंक से थोड़ा सा ब्लू की तरफ होता है, तो ये होता है मैजेंडा कलर। ठीक है, तो कुछ एक रंग होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होते हैं, जो 2 रंग आपस में मिलकर व्हाइट कलर बनाते हैं, सफ़ेद रंग बनाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री रंग कहलाते हैं। जैसे, और ये क्या होते हैं, ये आमने सामने के जो रंग होते हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे, वो मिलकर हमारे व्हाइट कलर बनाएंगे। जैसे रेड और साइन मिलकर क्या बनाएंगे, व्हाइट कलर बनेंगे। ये रेड है और ये साइन है, दोनों मिलकर व्हाइट कलर बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह ग्रीन और मैजेंडा मिलकर भी व्हाइट कलर बनाएंगे और येलो और ब्लू मिलकर भी व्हाइट कलर बनाएंगे। तो जो 2 कलर आपस में मिलकर व्हाइट कलर बनाते हैं, व्हाइट रंग बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक रंग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण के बारे में। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, देखिए जब सफ़ेद प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो उस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये घटना प्रिज्म के माध्यम से होती है। ये हमने एक प्रिज्म ले लिया है, तो जब इस पर सफ़ेद प्रकाश डाला जाता है तो ये किरण अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और इसमें आप देखिए कि ये रेड कलर यहाँ है और ये जो सबसे नीचे गया, सबसे ज़्यादा विचलन जो हुआ है वो वायलेट कलर का या बैंगनी कलर का हुआ है। देखिए 7 रंग कौन कौन से होते हैं जिनमें ये विभक्त होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर। ठीक है, तो इन्हें याद रखने की ट्रिक है VIBGYOR, विबग्योर ट्रिक है, उल्टा याद रखना है आपको। ठीक है, लेकिन हमें सारे कलर भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें केवल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या जरूरी है कि रेड कलर के बारे में हमें पता होना चाहिए और बैंगनी कलर के बारे में, वायलेट कलर के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए यही क्वेश्चन आते हैं कि रेड कलर का विचलन सबसे कम होता है। देखिए ये सीधी रेखा आई थी और लगभग सीधी ही है। ठीक है, लेकिन बैंगनी कलर का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी कलर का विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी कारण से बैंगनी कलर का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसी कारण से हमें आकाश का रंग नीला भी दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो इसलिए लाल रंग के खतरे के निशान जो होते हैं वो सभी लाल रंग के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। तो तरंग दैर्ध्य जो विजुअल जितने भी कलर होते हैं, जितने भी दृश्य रंग होते हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इससे ऊपर ही होगी तो नहीं हम देख सकेंगे और इससे नीचे होगी तो भी हम उन रंगों को नहीं देख सकते। नीचे वाली जो होती हैं वो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, और जो 7800 एंगस्ट्रॉम से ऊपर तरंग दैर्ध्य के रंग होते हैं वो अवरक्त किरणें होती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड किरणें होती हैं। तो हम बात कर लेते हैं रेड कलर की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 7800 एंगस्ट्रॉम होती है और बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम होती है, सबसे कम होती है। रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बता दिया खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं और आकाश का रंग नीला बैंगनी रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये देखते हैं कि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना क्यों होता है, व्यतिकरण के कारण होता है। चलिए दोस्तों, ये समझ में आया आपको वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट हम देखते हैं मानव नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो दोस्तों मानव नेत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र
मानव नेत्र एक सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम होता है, एक बड़ा गोला होता है, ठीक है। इसमें प्रकाश प्रवेश करता है। सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया में जाता है। कॉर्निया आँख का बाहरी हिस्सा होता है जो हमें दिखाई देता है बाहर से, ठीक है। उसके बाद पुतली में, और पुतली के बाद लेंस से होते हुए रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। इस बड़े गोले में एक द्रव भरा होता है जिसे काचाभ द्रव बोलते हैं, ठीक है। ये लेंस होता है, उत्तल लेंस। ये मांसपेशियों इसे पकड़े होती हैं, ठीक है। बुढ़ापे में जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, इसलिए लेंस, हमें बड़ा लेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ परितारिका और नेत्रतारा होता है, इसमें जलीय द्रव भरा होता है, ठीक है दोस्तों। ये बाहरी हिस्सा कॉर्निया होता है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनाया जाता है। यहाँ से प्रकाशिराएं होती हैं जो मस्तिष्क तक इन्फॉर्मेशन ले जाने और लाने का काम करती हैं। देखिए, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मस्तिष्क के ऐसे सिस्टम की वजह से वो हमें सीधा दिखाई देता है, पूरे सिस्टम की वजह से, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर हम अपने पास लाएंगे तो वो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोष के बारे में। आंखों में कुछ दोष होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? उसमें देखो उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, निकट की साफ दिखाई देती हैं। इसका उपचार क्या है? अवतल लेंस, ठीक है। यही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके उपचार बहुत पूछे जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है? अवतल लेंस से होता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, ठीक है। इसका उपचार उत्तल लेंस से किया जाता है। जरा दूरदृष्टिता की अगर हम बात करते हैं तो उसमें न तो निकट की और न ही दूर की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं, दोनों ही वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो इसके लिए हम द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, जिसके ऊपरी भाग पर अवतल लेंस होता है और निचले भाग पर उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं अबिंदुकता की। अबिंदुकता क्या होता है? इसमें हम क्षैतिज दिशा में अपने सामने तो सही देख पाते हैं, लेकिन ऊपर या नीचे की तरफ सही नहीं देख पाते, यानी कि उधर दिशा में हम स्पष्ट नहीं देख पाते, ठीक है। तो इसके लिए इसका उपचार होता है बेलनाकार लेंस से, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे आज हमने डिस्कस किए हैं इसके बारे में, और अभी थोड़ा सा बाहर डिस्टर्बेंस है, तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं और कल हम डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में टॉप 50 प्रकाश के क्वेश्चन MCQ फॉर्म में। ओके दोस्तों, थैंक यू।